हेलो दोस्तों, संदर्भ सभ्यता हिस्ट्री का सेशन चल रहा है दोस्त। तो हम लोग अब तक विभिन्न स्थल देख चुके हैं दोस्त। हम संदर्भ सभ्यता के अंतर्गत संदर्भ सभ्यता का विस्तार, संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये सब देख चुके हैं दोस्त। कौन से स्थल कहाँ पाए गए हैं और उस स्थल को इसने खोजा है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है दोस्त, किस सन में इस स्थल को खोजा गया, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं दोस्त, राजनीतिक व्यवस्था, संदर्भ सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त, राजनीतिक व्यवस्था संदर्भ सभ्यता के अंतर्गत आइए हम लोग देखते हैं संदर्भ सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। तो हड़प्पा संस्कृति के व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, मतलब दोस्त व्यापार वाणिज्य ये सब की तरफ हड़प्पावासी अधिक आकर्षित थे, मतलब उस तरफ उनका आकर्षण था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक मतलब दोस्त व्यापारी वर्ग के। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था, वो व्यापारियों के हाथ में था। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है। उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है कि धर्म का उस समय बोलबाला था। आइए आगे देखते हैं। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। मतलब पुरोहित जो पंडित वगैरह होते थे उस समय, ब्राह्मण लोग जो होते थे, उनका स्थापत्य था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक, तो जनता के माध्यम से शासन होता था दोस्त। मैके के कथन अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में होता था, मतलब जो किसी व्यक्ति के द्वारा चुन लिया जाता था और उसे लोग अपना प्रतिनिधि मानते थे। अगला देखते हैं दोस्त। अगला आइए देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था क्या थी दोस्त। आइए देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी दोस्त। तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित है। हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो मातृसत्तात्मक है। नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आधार पर रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भ समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। संदर्भ सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, खरबूज, गाय, सूअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे दोस्त। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मनोरंजन के लिए लोग पासे खेलते थे। नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर हड़प्पा सभ्यता में मनाए जाते थे। शवों की अंत्येष्टि संस्कार भी होती थी हड़प्पा सभ्यता में दोस्त। संदर्भ सभ्यता में पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आंशिक समाधिकरण में पशुओं पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि के अंदर दफनाया जाता था। तो पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत होता है दोस्त, शव को मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। और आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत पशु पक्षियों को दे दिया जाता है उनके आहार के रूप में, और जो हड्डी वगैरह बचता है बाद में उसे दफनाया जाता था और दाह संस्कार किया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु सभ्यता के लोगों का दोस्तों।
पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृत भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मात्र देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंस तथा दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र एवं हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। हड़प्पा में पक्की ईंटों की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। दोस्त, संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, कहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम स्वास्तिक के चिन्ह, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। तो चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं दोस्त। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सुंदर सभ्यता से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि धार्मिक जीवन का और मूर्ति पूजा का विकास कब से होता है, तो संदर्भ सभ्यता से शुरू होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए, आर्थिक जीवन कैसा था दोस्त? हिंदू सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, आइए देख लेते हैं दोस्त। तो आर्थिक जीवन देख लेते हैं दोस्त। आर्थिक जीवन तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। कृषि, सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। तो सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कूड़ो हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। आगे देखते हैं दोस्त। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हथियार का प्रयोग होता था। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है दोस्त। तो हड़प्पा के अंतर्गत, तो 9 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 9 प्रकार की फसलों का पहचान किया गया, जिसमें पहला चावल जो गुजरात एवं राजस्थान से प्राप्त हुआ है। गेहूं 3 किस्में हैं। जौ 2 किस्मों की थी। खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न जो थे वो गेहूं और जौ थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न क्या है दोस्त, ये हम बताएंगे गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज बड़े कोठारों में जमा किया जाता था दोस्त। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोम, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया है। पशुपालन, हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे दोस्त। अगला देख लेते हैं मित्र। अगला लिपि क्या थी, आइए देख लेते हैं दोस्त। संदर्भ सभ्यता की लिपि क्या थी भैया? तो लिपि, संदर्भ सभ्यता की लिपि के बारे में आइए जान लेते हैं। लिपि का विचार सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्यक्त किया है। कनिंघम के अनुसार इस लिपि का संबंध ब्राह्मी से है। सिंधु लिपि के उद्वाचन का प्रथम प्रयास 1925 में L.A.
वाइडेल ने किया था। तत्पश्चात बीबी लाल ने पढ़ने का प्रयास किया। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शेलखड़ी की आयताकार मुहरें, तांबे की गुरिफकाओं आदि मिले हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफ है और उसकी लिखावट क्रमशः बाएं से दाएं ओर की जाती है। अधिकांश अभिलेख मृड़ मुद्राओं सीलों पर है। इन सीलों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। संदेव लिपि मूल रूप से देशी और उसका पश्चिम एशिया लिपियों से कोई संबंध नहीं है। वाट माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। उदाहरण 16, 64, 160, 320, 640 है। ये वाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार एवं शंकराकार आकृति के थे। मोहनजोदड़ो से सीपी का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिला है। इसका प्रयोग संभवतः लंबाई मापने के लिए किया जाता रहा होगा। मृतभांड तो हड़प्पा भांडों पर आम तौर से वृत्त या वृक्ष आकृति मिलती है, यही प्रमुख चित्रकारी थी। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है। लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं। मुहरें कैसी थी दोस्त? तो मुहरें कैसी थी भैया? तो मुहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मुहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हुई। इन मोहरों में से 500 मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला, व्यापार क्या था दोस्त? उस समय का व्यापारिक जीवन कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का व्यापारिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इनकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी सीलों, मृड़ मुद्राओं, एक रूप लिपि, मानवीकृत मापतौल के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। स्थानीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहरीन द्वीप जिसे दिलमुस भी कहा गया है कि व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलियों का काम करते थे, मतलब लोगों को मिलवाते थे व्यापार करने के लिए। दिलमुन का उल्लेख साफ सुथरे नगरों वाले स्थान के रूप में किया गया है। इसे सूर्योदय का देश व हाथियों का देश कहा गया है। मगन का समीकरण ओमान से था। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नावों के चित्र अंकित हैं। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। लोथल से फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फिरोजा, लालवर्थ, मणि और टीन सिंधु सभ्यता के बाहर से मंगाए जाते थे। सिंधु तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बत्तख, स्तंभ को पवित्र मानते थे। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसकी विदेशी व्यापार था। सिंध प्रदेश एवं ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप थी।
आगे देखते हैं दोस्त, आइए आगे देखते हैं भैया। अगला देखते हैं। तो पतन के क्या कारण रहे हैं दोस्त? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण जान लेते हैं दोस्त कि सिंधु सभ्यता आखिर में इतनी अच्छी सभ्यता थी, उसके नगर नियोजन बहुत अच्छे थे। सिंधु सभ्यता की शहरी सभ्यता से रिलेटेड थी। तो ऐसा क्या वजह हुआ जो कि सिंधु सभ्यता के पतन हो गया सिंधु सभ्यता का? तो सिंधु सभ्यता के उद्भव की भांति ही उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। इसके परवर्ती चरण में 2000 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। तो इस सभ्यता के पतन उन्मुख और अंततः विलुप्त हो जाने के अनेक कारण जो निम्नलिखित हैं जो उस समय थे। तो बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। भूतात्विक परिवर्तन, पृथ्वी के अचानक परिवर्तन के कारण, परिस्थितियां बदलने के कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु में परिवर्तन होने के कारण ये सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपती थी। तो नदियों के किनारे पनपने के कारण नदी में पानी सूख जाने के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण, बहुत सालों तक बारिश ना होने के कारण, जिससे क्या हो गया दोस्त, वहाँ से लोगों का पलायन हो गया। विदेशी व्यापार में गतिरोध, तो ये लोग विदेश से संबंध सही नहीं थे, विदेशी व्यापार सही नहीं था। साधनों की तीव्रता से उपभोग, तो जो भी साधन थे उसका उन्होंने तीव्रता से उपभोग किया। बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक कारण, और बहुत जगह सिंधु सभ्यता के बहुत स्थलों में बाढ़ आ जाने के कारण कोई भी सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे ही बसती थी। तो नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण लोग एक दूसरे से अलग हो गए, बिखर गए, दूर चले गए, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। प्रशासनिक शिथिलता, उस समय लोग ध्यान नहीं दिए, उसका प्रशासनिक कारण भी एक प्रमुख है। तो इस सभ्यता के विघटन के बारे में विद्वानों में मतैक्य हैं, उन्होंने विभिन्न ये कारण बताए हैं। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड था। अब हम लोग कल से देखेंगे दोस्त सिंधु सभ्यता के अन्य प्रमुख कारण। ठीक है दोस्त, तो ये रहा प्रमुख वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।